हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मॉडल सेट 3 लेकर आया हूं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको खुद से पढ़िए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पहला का जो आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्वावलंबन का क्या अर्थ है? तो स्वावलंबन का जो अर्थ होता है वो होता है अपना सहारा स्वयं, ठीक है। स्वावलंबन यानी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि परालंबी कैसे लोग होते हैं? तो परालंबी जो होते हैं वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, दूसरों पर आश्रित, ठीक है। परालंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो जो आश्रय देते हैं उनके अधीन। आश्रय जो देते हैं, ठीक है, कोई रखता है किसी को तो उसके अधीन बनकर रहते हैं, उसका गुलामी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व जो है वो आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है। देखिए पैसेज में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरही पशु कीड़े मकोड़े अत्यधिक, यहाँ पर है आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जो है दुख पीड़ा का महत्व समझता है, ठीक है। नेक्स्ट, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व आत्मनिर्भर व्यक्ति लोग ही समझते हैं। अब नेक्स्ट है कि कविता दिया हुआ है। किसका कविता दिया हुआ है? कविता जो दिया हुआ है ये आपको पैसेज में है, ठीक है। और ये क्लास 8 का कविता है। कौन सी कविता है? कविता का नाम है पथ की पहचान, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो कविता दिया हुआ प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहे हैं? तो कवि जो है वो जीवन की राह के बारे में बता रहे हैं, जीवन का राह कैसा होना चाहिए, है ना। पथ पर चलने से पहले जो है ना, कविता में बोला गया है कि पथ पर चलने से पहले राह की पहचान कर लेनी चाहिए। बटोही का क्या अर्थ है? बटोही का अर्थ होता है, बटोही का अर्थ होता है राही। क्या होता है? राही, ठीक है। नेक्स्ट, राह पर कितने लोगों के पैरों के निशान हैं? तो राह पर अनगिनत लोगों के। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन है 7 नंबर, राही की कहानी कहाँ नहीं छपती? राही की कहानी जो है कहाँ नहीं छपती? तो पुस्तकों में नहीं छापी जाती है, ठीक है। कहानी जो है पुस्तकों में नहीं छापी जाती है। देखिए आपको पैसेज में फिर से ले आया हूँ, देखो पुस्तकों में नहीं छापी गई है इसकी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है, राह पर कितने लोगों के पैरों की निशानी है? तो अनगिनत लोगों के पैरों की निशानी है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा क्या होती है? द्विकर्मक होती है, दो लोग के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे माँ बच्चे को खिला रही है ना। किस वाक्य में द्विकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है। तो माँ और बच्चे आम खाते हैं, यहाँ नहीं हुआ। बाकी सब जगह दो व्यक्ति जो किसी न किसी से काम करवाया जा रहा है, देख लीजिए, या कर रहा है किसी के लिए, ठीक है। तो वो द्विकर्मक क्रिया नहीं होगा या प्रेरणार्थक नहीं होगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? अकर्मक यानी जिसमें देखिए इसमें घास है, इसमें गाना है, इसमें पत्र है, इसमें है बच्चा कहाँ रोता है, बच्चा क्यों रोता है, कुछ लिखा हुआ नहीं, तो ये अकर्मक हो गया, ठीक है। उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद उड़ाती है ना, भर्व का बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? उन्होंने जलेबियां बांटी, सिंपल सा है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे क्या है? जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है, क्या होता है? उन्होंने जलेबियां बांटी है ना, तो कर्तृवाच्य उसके बाद क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है वो हो गया अकर्तृवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट, आप
अब आप कुर्सी पर बैठिए। ठीक है, इसमें जो है ये क्या है, तो अब आप कुर्सी पर बैठिए, ये भी कर्तृवाच्य का है ना, नहीं नहीं सॉरी, ये भाववाच्य हो जाएगा। आप कुर्सी पर बैठिए, भाव निकल रहा है ना। चलिए ठीक, आगे नेक्स्ट। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो है वो अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, तो संख्यावाचक रहने पर द्विगु समास है ना, पंचवटी, पंचभुज सब द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, कर, कर का तो एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा अर्थ होता है हाथ। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद का अवयव का उदाहरण है। ठीक है, तो रेखांकित पद जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्रिया विशेषण का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। डैश, चुप हो जाओ, उचित अवयव से रिक्त स्थान को भरिए, है ना। अब चुप हो जाओ, ठीक है, अवयव होगा। आगे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल करेगा, जो सो ये सब आ जाए ना, है ना, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, जब तब, है ना। आगे नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, ये जो दिया हुआ पैसेज आपको किस चैप्टर से है, तो ये बाल गोविंद भगत से ही है। ठीक है, और जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का क्या देखा जा रहा था? चरम उत्कर्ष देखा जा रहा था, यानी चरम पर था। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो आपको पैसेज का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, सुस्त और बोदा था, है कि नहीं। उसके बाद फिर से है, जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ लेते तो अच्छा रहता, या पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत समय मिले तो, है ना। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना, इस कथन का क्या अर्थ है ना। तो देखिए, नम आंखों से गिनना या स्याही फैलाना, यानी उस क्षण रोने वालों की कोई कमी ना थी, तो रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेखक ने किसको सबसे अलग और सबसे ऊंचा सबका अपना कहा है, तो किसको कहा है? फादर कामिल बुल्के को कहा है ना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया है पैसेज। ठीक है, आगे क्या है? बादल गरजो, है ना। चलिए, ये जो है आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक है, तो क्रांति का प्रतीक होता है बादल, है ना, पौरुष और क्रांति। विद्युत छवि उर में से क्या तात्पर्य है, तो बादल के हृदय में बिजली का छिपा होना, है ना। नेक्स्ट है, फसल किसका जादू है, तो यहाँ पर देखिए, फसल जो है क्या लिखा हुआ, नदियों के पानी का जादू है, नदियों के पानी का। आराम से पैसेज पढ़िए, सब मिल जाएगा। फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, यहाँ भी है ना, काली संदेली मिट्टी का गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट, दंतुरित शब्द का क्या अर्थ होता है, तो यह दंतुरित मुस्कान में दंतुरित का शब्द का अर्थ होता है बच्चे के नए नए दांत। कविता, फसल कविता के कवि का क्या नाम है, तो फसल कविता के कवि जो है वो नागार्जुन है ना। आगे है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, तो अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अस्पष्ट। उसके बाद जो है 33 तारस सप्तक किसे कहा गया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ठीक है, चलिए आगे है, परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है, तो परशुराम ने जो है सूर्य वंश का कलंक जो है लक्ष्मण को ही कहा है, क्योंकि लक्ष्मण और परशुराम दोनों में जो है ना बहुत सारे जो है झगड़े हो रहे थे, मतलब कि बोली से जो झगड़े हो रहे थे। ठीक है, और एक दूसरे को लग रहा था अब युद्ध हो जाएगा, इस तरह से दोनों में बात चल रहा था। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। आगे, भोलानाथ का वास्तविक नाम, तो आप लोगों को पता होगा, तारकेश्वर नाथ। क्या है? तारकेश्वर नाथ, भोलानाथ का। माता का आंचल पाठ से
लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। ठीक है। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों को का शहर बताया है? तो मेहनतकश बादशाहों का शहर है गंगटोक। गंगटोक जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर है। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदला जाता था? तो बार बार चश्मा बदल दिया जाता था। ठीक है। आगे क्या, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो खीरा जो है मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। मन्नू भंडारी बचपन में कहाँ बीता? तो जन्म उनका तो मध्य प्रदेश में हुआ है, पर बचपन वहाँ नहीं बीता, बचपन बीता जयपुर में। उनके पिताजी काम करने चले गए थे। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।